हिंदी में बहुत सारे चिन्ह होते हैं जिनका कि हम सही जगह प्रयोग करें तो हिंदी लिखने में गलतियां नहीं होती हैं। अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यही चिन्ह अंग्रेजी भाषा में भी यूज किए जाते हैं। तो इंग्लिश आप लिख रहे हो या हिंदी लिख रहे हो, आपको ये चिन्ह हमेशा काम आएंगे सही लिखने के लिए। विराम चिन्ह को हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं और इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। विराम चिन्ह 12 तरह के होते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहरना, रुकना। हम बात करते हुए कहीं पर रुकते हैं या जब हम कुछ लिखते हैं तो जो हमें बीच में रुकना पड़ता है, ठहराव देना पड़ता है, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्योंकि विराम लगाने से ही वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, श्याम रुको मत जाओ, तो रुको के बाद अगर मैं कॉमा लगाती हूँ तो श्याम रुको मत जाओ। और अगर मैं लगाती हूँ कॉमा, श्याम रुको मत जाओ, मत के बाद कॉमा लगाती हूँ तो इसका अर्थ होता है श्याम रुको मत जाओ। तो एक का अर्थ है मत जाओ, एक का अर्थ है जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीखते हैं विराम चिन्ह। सबसे पहले विराम चिन्ह की परिभाषा जान लेते हैं। भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम जानेंगे विराम चिन्हों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। विराम चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पूर्ण विराम। किसी भी वाक्य को जब हम पूरा कर देते हैं तो अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे माँ ने खाना बना लिया है, मेरा भाई कानपुर में रहता है। तो इन वाक्यों के अंत में हम विराम चिन्ह लगाएंगे। कुछ वाक्यों में केवल एक शब्द होता है, उनके अंत में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे नहीं, हाँ, अच्छा, ठीक है। तो इन वाक्यों के अंत में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। केवल प्रश्न सूचक या विस्मय वाले वाक्यों में पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता, उनके चिन्ह भिन्न प्रकार के होते हैं। अगला होता है अर्धविराम। इस अर्धविराम को हम इस प्रकार लगाते हैं, देखिए। और इनमें कैसे, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे सोने से तार बनता है, तार से गहने बनते हैं। तो वाक्य तो अधूरा रह गया अगर बीच में हमने छोड़ा। सोने से तार बनता है और उसके आगे हमें और कुछ कहना है तो बीच में हम अर्धविराम लगा देंगे। सोने से तार बनता है, इसके बाद हम अर्धविराम लगाएंगे। फिर तार से गहने बनते हैं, इसके बाद हम पूर्ण विराम लगा देंगे। अर्धविराम को इंग्लिश में सेमीकोलन कहते हैं। अगला होता है अल्प विराम। इसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। इसका अर्थ होता है थोड़ा सा विराम। अल्प विराम का प्रयोग कई संदर्भ में किया जाता है। सबसे पहले किसी वाक्य के अंदर आने वाले शब्दों को पृथक करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे राधा दाल, चावल, तेल और साबुन लाई, तो यहाँ सब जगह ये अल्प विराम लगेगा। संयुक्त शब्दों को पृथक करने के लिए भी अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे घर में बच्चे बूढ़े, अल्प विराम लगाएंगे। युवक युवतियाँ, छोटे बड़े सभी लोग हैं, तो यहाँ हर जगह बीच में अल्प विराम लगेगा। कभी कभी उत्तर को स्पष्ट करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने पूछा, तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो, तो उसने पूछा के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। इसके अतिरिक्त हाँ, नहीं, बस, ऐसे भी शब्दों को जोड़ने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। बस अब चुप हो जाओ, तो बस के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। संबोधन के लिए भी अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कहती हूँ, रानी जरा यहाँ आओ, तो रानी के बाद अल्प विराम लगेगा। वाक्य के मध्य में जो, जिसने जैसे शब्दों को जोड़ने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। वह लड़का, अल्प विराम, जो कल यहाँ आया था, आज वापस चला गया। तो यहाँ वह लड़का के बाद और आया था के बाद
दो जगह अल्पविराम लगाएंगे जिससे कि वो वाक्य पूरा हो जाएगा। वह लड़का जो कल यहाँ आया था आज वापस चला गया। तो यहाँ बीच में अल्पविराम लगाना जरूरी है। अगला होता है प्रश्नसूचक चिन्ह। जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, क्या आप स्कूल जाते हैं? आपके पिता क्या करते हैं? तो इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। कभी कभी वाक्य में क्या, क्यों जैसे शब्द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, आपके पास कलम है? तो अंत में प्रश्नवाचक का मतलब होता है हम पूछ रहे हैं क्या आपके पास कलम है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। बातचीत के दौरान कब, क्यों, कहाँ जैसे शब्द का प्रयोग होता है। जो लिखते हैं जब कब, क्यों, कहाँ, तो उनके अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि सूचक, जब कोई विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा ऐसे मनोभावों को प्रकट करते हैं तो विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाते हैं। ये देखिए इस तरह लगता है विस्मयादि सूचक चिन्ह। जैसे अरे, क्या, वाह, शाबाश, इन शब्दों के आगे हम ये विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाते हैं। हाय, उफ, छी, इन सब के आगे भी हम ये चिन्ह लगा सकते हैं। एक शब्द वाले संबोधन के लिए भी विस्मयादि चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ए भगवान, ओ माँ, इनमें विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाएंगे। इसके अलावा किसी को डांटने के लिए अबे बुद्धू, ओ बदमाश, इनके आगे भी हम डांटने के लिए आगे एक शब्द के बाद विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाते हैं। कभी कभी हम कहीं विस्मय प्रकट करते हैं, सरप्राइज होते हैं, तब भी ये सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, वाह, क्या सुंदर घड़ी है, ये क्या हो गया, कैसी बदबू आ रही है, यहाँ घृणा है, ये शोक है। ऐसी शब्दों के आगे विस्मय वाला कितना ऊंचा भवन है तो हम कहेंगे कितना ऊंचा भवन है, तो वाह, ऊंचा भवन है। तो इन सब के आगे हम विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाएंगे। संक्षेप सूचक चिन्ह, किसी बड़े शब्द को छोटे रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो इस संक्षेप सूचक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हम डॉक्टर की जगह डॉ लिखते हैं, उसके आगे चिन्ह लगाते हैं संक्षेप सूचक। प्रोफेसर की जगह प्रो लिखते हैं। टीवी की जगह टीवी, टेलीविज़न की जगह टीवी लिखते हैं, तो इनके आगे संक्षेप सूचक चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। इसकी परिभाषा है बातचीत या संवाद में बोले जाने वाले व्यक्ति के नाम के पश्चात इस चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे आप किसी की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, जैसे आपने लिखा पुष्पा, तो वो क्या कह रही है उसके आगे हम ये विवरण चिन्ह लगाएंगे। मैंने जो निर्णय लिया है वह उचित है, मतलब वो कह रही है किसी को, तो पुष्पा के बाद हम विवरण चिन्ह लगाएंगे। या हम किसी और का नाम ले लेते हैं, मोहन, मोहन के आगे हम विवरण चिन्ह लगाएंगे और कहेंगे सर मुझे क्या काम करना है। तो ये पूछ रहा है वो, तो यहाँ क्या काम करना है के आगे तो प्रश्न चिन्ह हो जाएगा, लेकिन यहाँ मोहन के आगे हम विवरण चिन्ह लगाएंगे। अगला चिन्ह है योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं रात दिन, तो रात और दिन के बीच में हम योजक चिन्ह लगाएंगे। यश अपयश भाग्य के अधीन है, तो यहाँ यश और अपयश के बीच हम योजक चिन्ह लगाएंगे। इसे इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। अगला चिन्ह होता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी एक कहे हुए वाक्य को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। जैसे पिता ने कहा बेटा आज घर जल्दी आ जाना, इसमें हम ये उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। सामान्यतः उद्धरण चिन्ह में दो चिन्ह लगाए जाते हैं। उद्धरण चिन्ह के भीतर ही एक होता है एकल उद्धरण चिन्ह, इसमें केवल एक ही चिन्ह लगाया जाता है। प्रायः किसी लेखक के उपनाम या पुस्तक के नाम में ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कवि का नाम है अयोध्या सिंह
हरिऔध, तो हरिऔध के दोनों ओर ये एकल चिन्ह लगेगा। या हम कहें कि प्रेमचंद का गोदान एक उत्कृष्ट उपन्यास है, तो गोदान जो हम पुस्तक का नाम ले रहे हैं, यहाँ भी हम एकल उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। इसको हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आपको बोरिंग भी लग रहा है, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, अगर आप इन सब चिन्हों को ध्यान से देख के सीख लेंगे तो पूरी ज़िंदगी के लिए आप गलतियाँ नहीं करेंगे और समझ जाएंगे कि कहाँ कौन सा चिन्ह का प्रयोग करना है। अब अगला चिन्ह है कोष्ठक। कोष्ठक वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ एक शब्द का दूसरा रूप आगे बता कर के स्पष्टीकरण दिया जा रहा हो या दूसरे रूप में प्रयोग किया जा रहा हो। कभी कभी उसका अभिप्राय बताने के लिए या दूसरे शब्द के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे रावण ने सीता का हरण किया, तो रावण का स्पष्टीकरण देने के लिए हम कोष्ठक में लिख सकते हैं लंका का राजा। मैंने 100 रुपये प्राप्त किए, तो 100 रुपये अगर गिनती में लिखे हैं तो हम कोष्ठक में लिखेंगे 100 रुपये। तो कोष्ठक को इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। अगला चिन्ह होता है रेखिका। रेखिका का प्रयोग वाक्य के अंत में दिए गए उदाहरणों से पूर्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ दिल्ली में कई प्रसिद्ध स्थल हैं, तो इसके आगे हम रेखिका खींचेंगे, फिर आगे लिखेंगे लाल किला, फिर कुतुब मीनार, जामा मस्जिद। इन सब के बीच में भी हम अल्प विराम लगाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी रेखिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बातचीत में किसी का कथन बताते हैं, मोहन, उसके आगे हम ये रेखिका खींचेंगे, फिर वो पूछ रहा है मान लीजिए मुझे कहाँ जाना है, या संजय, उसके आगे हम रेखिका खींचेंगे, फिर सर मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये रेखिका किसी के बातचीत में कथन के लिए प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त अपने विवरण को स्पष्ट करने के लिए भी कई बार रेखिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप सफल होंगे, इसके आगे हम रेखिका खींचेंगे अपनी मेहनत से। तो ये बात स्पष्ट करने के लिए हमने रेखिका का प्रयोग किया है। रेखिका को इंग्लिश में डैश कहते हैं। 12वां चिन्ह होता है काकपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। जब हम कोई बात लिख रहे हों, कहीं पर कोई शब्द छूट जाए या फिर वाक्य का कोई अंश छूट जाए, तो नीचे काकपद लगा देते हैं, जिससे कि हम छूटी हुई बात को ऊपर लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कार्तिक अमावस्या दिवाली मनाई जाती है, तो यहाँ अधूरा सा रह गया, तो यहाँ को शब्द हमने बीच में लिखना था। कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, तो यहाँ बीच में हम काकपद लगा देंगे। इस तरह से ये सभी चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण हैं हिंदी सीखने के लिए और उसका सही प्रयोग करने के लिए, कि आपका जहाँ पर भी चिन्ह हो वो सही हो, उसका अर्थ सही निकले। आशा है आपको ये सभी चिन्ह ठीक से समझ आ गए होंगे। पहले मेरे चैनल का नाम था किडानोज, मेरे चैनल का नया नाम लॉजिक टच। याद रखें, इसको सब्सक्राइब करें, खुद भी करें और दोस्तों से भी करें।